कल हमने आपको पढ़ाया था कि जो हमारे लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन थे जो आप 9th क्लास में पढ़ के आए थे। ठीक है ना बेटा, कि जब हम टू एंड मोर देन टू सब्सटेंस को केमिकल्स को आपस में मिलाते हैं तो मिलने के बाद जो न्यू कंपोजिशन के न्यू सब्सटेंस बनते हैं, ठीक है, जिनको आप प्रोडक्ट कहते हो, तो वो किस तरीके से बनते हैं उनके बीच के लॉ डिफाइन करे गए थे। ठीक है बेटा, तो हमने कल वो 3 लॉ एक्सप्लेन किए थे जो आप 9th में थे। कौन कौन से थे? लॉ ऑफ कांस्टेंट, सबसे पहला था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, सबसे फर्स्ट लॉ। ठीक है ना। सेकेंड नंबर पे क्या था हमारे पास? लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन या कांस्टेंट प्रपोर्शन। और एक था हमारे पास लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन। ठीक है बेटा, तो इनके एग्जांपल्स भी लिए। देखो मैंने वही चीज आपसे कहा था, आज भी मैं मतलब कल अभी आपको पढ़ाने से पहले थोड़ा बुक पढ़ रहा था, तो उसमें भी वही चीजें हैं कि जो मैंने दूसरा एग्जांपल दिया था आपको, N2O, N2O, 2N2O, 3N2O, 4N2O, 5, तो केवल ऑक्साइड दिखाया और ऑक्साइड में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो दिखाया। ठीक है नहीं? क्लियर? और ऐसे H2O में रेशियो दिखाया 1:8। ठीक है, लेकिन हमें केमिकल कॉम्बिनेशन करके रिएक्शन करके दिखाना होता है। मैंने आपसे कहा ना, कुछ बुक्स ऐसे दिखाती है, कुछ ऐसे दिखाती है ना, लेकिन प्रॉपर क्या है बेटा, आप केमिकल को कंबाइन करके तो दिखाओ। ठीक है ना, मतलब केमिकल रिएक्शन जैसे H2+O2 मिलाया H2O बनाया, H2+O2 मिला के वाटर H2O2 बनाया, वाटर बनाया। ठीक है ना, तो ये ना यू हैव टू शो द केमिकल कॉम्बिनेशन। ठीक है बेटा, तो केमिकल कॉम्बिनेशन कब होगा? जब आप रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट दोनों को बताओगे। क्लियर? चलो, अब जो बेटा हमारा जो नया लॉ है जो आप एक नहीं पढ़ के आए हो, है ना, वो हमारा कौन सा है? गैलुसाक्स लॉ ऑफ द गैसियस वॉल्यूम। ठीक है बेटा, तो गैलुसाक ने बताया था और गैसेस के वॉल्यूम पे बेस्ड है। ठीक है ना? जैसे अभी तक देखो क्या था, हमारे सारे लॉ किस पे बेस्ड थे? मास पे, क्योंकि पुराने जमाने में हम मटेरियल का क्या लेते थे बेटा? मास लेते थे। ठीक है, तो जनरली हम लिक्विड और जो सॉलिड सब्सटेंस होते थे, जो बेटा हमारे सॉलिड और लिक्विड सब्सटेंस होते थे, तो हम उनकी बेटा क्या लेते थे? मास लिया करते थे। क्लियर? लेकिन जैसे जैसे गैसेस आई बेटा, गैसेस का मास लेना पॉसिबल नहीं होता था, तो गैसेस के केस में क्या बनाया गया? जैसे बहुत सारी गैसेस होती हैं, तो गैलुसाक्स की जो गैलुसैक की बेटा जो मेन स्टडी थी, वो थी उन केमिकल रिएक्शंस पे जिसमें डिफरेंट डिफरेंट गैसेस आपस में रिएक्शन करती हैं। जैसे मान लो हाइड्रोजन क्या है? गैस है। ऑक्सीजन क्या है बेटा? एक गैस है। मिलके इन्होंने वाटर बनाया, चाहे भले ही वो लिक्विड स्टेज में। नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन, नाइट्रोजन गैस है, हाइड्रोजन गैस है। ठीक है ना बेटा, और मिलके क्या बनाते हैं? अमोनिया। अमोनिया भी एक गैस है। तो आपने देखा हाइड्रोजन और नाइट्रोजन मिलके अमोनिया बना, सभी गैस थे। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जो बेटा केमिकल्स मिले आपस में, वो भी गैस। इनसे मिलके जो बना वो भी गैस। ठीक है? या हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिलके क्या बना आपका? है ना बेटा, आपके पास हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिलके वाटर बना, है ना, या हाइड्रोजन पर ऑक्साइड दोनों बने, तो दोनों ही लिक्विड स्टेज में होते हैं। तो ये मैटर नहीं करता कि दोनों से मिलके क्या बना, है ना, वो लिक्विड स्टेज में है कि गैसेस स्टेज में है। बेसिकली इनका मेन मीनिंग था जो रिएक्ट कर रहे हैं आपस में, जो हम केमिकल सब्सटेंस को मिला रहे हैं, वो कौन है? गैस है। वो कभी ऐसा नहीं मिलेगा कि एक सॉलिड में एक लिक्विड मिला दिया, एक लिक्विड में एक गैस मिला दिया, है ना। तो जिनको मिला रहे हैं, जिन केमिकल्स को, जिनका केमिकल कॉम्पोजिशन चेंज होना है, दैट शुड बी गैस। वो हमेशा क्या होनी चाहिए? गैस होनी चाहिए, पहली कंडीशन। और दूसरा क्या बेटा, इन्होंने क्या करा? एक सेम टेम्परेचर और सेम प्रेशर पे। ठीक है? जब भी आप जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को जब मिला रहे हो, है ना, या नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को जब मिला रहे हो, है ना, तो उस टाइम सिस्टम का जो टेम्परेचर है, चाहे वो कितना भी हो, चाहे वो 150 हो, चाहे 100 हो, चाहे 20 डिग्री सेल्सियस हो, लेकिन ड्यूरिंग द प्रोसेस जब आपने हाइड्रोजन नाइट्रोजन को मिलाया और जब तक अमोनिया बनी, ड्यूरिंग द होल प्रोसेस सिस्टम का टेम्परेचर और प्रेशर क्या रहना चाहिए बेटा? सेम रहना चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए। ये नहीं है रिएक्शन चालू हुई, जब स्टार्ट करी तो 20 डिग्री किया था, धीरे धीरे 30 कर दिया, 40 कर दिया, 50 कर दिया, नहीं। ड्यूरिंग द प्रोसेस टेम्परेचर शुड बी एंड टेम्परेचर एंड प्रेशर शुड बी कांस्टेंट। ये दोनों क्या रहना चाहिए? कांस्टेंट। बेटा देखो उसका रीजन है क्यों रहना चाहिए। आप जानते हो कि टेम्परेचर के बढ़ाने पर एक तो वैसे ही गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है। तब आप पार्टिकल्स का टेम्परेचर बढ़ाओगे, गैसेस का टेम्परेचर बढ़ाओगे, तो क्या होगा? पार्टिकल दूर दूर चले जाएंगे, और पार्टिकल जब दूर जाते हैं तो वॉल्यूम एक्सपेंड हो जाएगा बेटा, बढ़ जाएगा। ठीक है नहीं? तो वॉल्यूम, फिर टेम्परेचर की वजह से वॉल्यूम में एक बदलाव आ गया, और ये भी क्या है? गैसियस वॉल्यूम पे तो बेस्ड है बेटा। ऐसे प्रेशर बढ़ाते गए आप, तो प्रेशर बढ़ाओगे तो पार्टिकल पास आएंगे, तो वॉल्यूम कम हो जाएगा। तो बेटा टेम्परेचर और प्रेशर वो एक्सटर्नल फैक्टर है जो हमारे बेटा कहते हैं केमिकल देखो, केमिकल रिएक्शन के ड्यूरेशन में
खुद रिएक्टेंट और प्रोडक्ट बनने में अपने आप ही पार्टिकल्स पास आए या दूर जाएं, मतलब उनका वॉल्यूम बढ़े या घटे, हम यहाँ पे ये काउंट कर रहे हैं। लेकिन एक तरफ से तो वो हाइड्रो मतलब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन रिएक्शन करके अमोनिया बन रहे हैं, मान लो पार्टिकल पास आ रहे हैं। एक आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया, जो पार्टिकल पास आएंगे वो दूर चले जाएंगे, या आपने प्रेशर बढ़ा दिया तो जो पास आ रहे थे इतने प्रेशर बढ़ने से और जल्दी पास आ गए। तो ये दो एक्सटर्नल फैक्टर जो नेचुरल फिनोमिना है उसको इफेक्ट कर रहे हैं, उसके वॉल्यूम को, मतलब जो नेचुरली जो रिएक्टेंट का वॉल्यूम है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनते टाइम जो वॉल्यूम है ना, वो हमें वो देखना है प्रोसेस का। क्लियर। और अगर हम ड्यूरिंग, इसीलिए हम ड्यूरिंग द प्रोसेस क्या करते हैं बेटा, है ना, टेम्परेचर, तभी तो इसकी पहली कंडीशन है एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है ना, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है। तो अब लॉ क्या है बेटा वो देखो। तो ये भी एक प्रैक्टिकल बेस्ड लॉ है। तो उन्होंने बहुत सारी रिएक्शंस को करा, जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैं नाइट्रोजन हाइड्रोजन का एग्जांपल ले रहा था बेटा, तो N2 प्लस 3H2 है ना, इक्वल टू क्या होता है 2NH3। जैसे उन्होंने बहुत सारे नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल लिए, एक मान लो एक चैम्बर लिया, इसमें बहुत सारे नाइट्रोजन के मान लीजिए मॉलिक्यूल लिए, ठीक है, और इसमें मान लीजिए हाइड्रोजन के भी मॉलिक्यूल्स लिए उन्होंने, मान लीजिए, ठीक है ना बेटा। तो कई सारे हैं, तो कितने नाइट्रोजन ने कितने हाइड्रोजन से रिएक्शन करी, ठीक है। तो और मॉलिक्यूल्स क्या बेसिकली उन्होंने तो वॉल्यूम के बेसिस पे लिया। आप बुक में देखोगे तो डायग्राम देखो ऐसे मिलेगा बेटा, है ना, कि 1 वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन, है ना, प्लस, है ना, 3 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है नहीं, और ये मिलके जो बनी अमोनिया बनी बेटा, है ना, उसमें क्या बने हमारे पास 2 वॉल्यूम ऑफ, है ना, NH3 बने। क्लियर। तो बेसिकली क्या था बुक्स में, इस टाइप से आप देखना, आपको डायग्राम मिलेंगे आपकी बुक्स में। तो उन्होंने क्या पाया, जैसे बहुत सारे, जैसे मान लीजिए 5 लीटर मान लीजिए आपका नाइट्रोजन लिया, और 5 मान लीजिए 5 लीटर ही हाइड्रोजन लिया, दोनों इक्वल वॉल्यूम में लिए, आपस में एक चैम्बर में डाल दिए इनको, आपस में इन्होंने क्या हुआ, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल के बॉन्ड टूटे, हाइड्रोजन के टूटे, और N और H मिलकर अमोनिया बना। तो देखा कितना कितना नाइट्रोजन खर्च हुआ, कितना नाइट्रोजन खर्च हुआ, कितना हाइड्रोजन खर्च हुआ, कितना वॉल्यूम, क्योंकि लिया वॉल्यूम में, ठीक है ना बेटा। तब इन्होंने क्या पाया, जो रिएक्टेंट आपस में रिएक्शन करते हैं, जो गैसेस सब्सटेंस है, गैस पहली बात लिक्विड और सॉलिड पे नहीं, जो गैसीय सब्सटेंस है आपस में रिएक्शन करते हैं, तो ये एक होल नंबर रेशो में वॉल्यूम को कंज्यूम करते हैं, और जो बनता है वो भी एक होल नंबर रेशो में होते हैं, एक सिंपल होल नंबर रेशो। ठीक है। तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर व्हेन वी मिक्स, है ना, 2 and more than 2 गैसेस, ठीक है, तो दे रिएक्ट विद ईच अदर इन ए सिंपल होल नंबर रेशो। तो वही जो होल नंबर रेशो है कि भाई नाइट्रोजन का कितना वॉल्यूम यूज में आया जी, 1 वॉल्यूम यूज में आया, ठीक है नहीं, हाइड्रोजन का, है ना, कितना वॉल्यूम यूज में आया जी, 3 वॉल्यूम यूज में आया, और अमोनिया के जी कितने वॉल्यूम बने, प्रोड्यूस हुए जी, 2 वॉल्यूम। आगे पॉइंट समझ में। तो ये जो हमारी चीज होती है बेटा, दैट इज कॉल्ड गैलूसा। तो जो ये प्रैक्टिकल बेस्ड है, ये ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड है बेटा, ठीक है ना बेटा। जैसे मान लीजिए और भी कई जो गैसेस होती हैं, है ना, तो इनमें जो डिफरेंट डिफरेंट गैसेस से मिलके, मतलब सॉरी डिफरेंट डिफरेंट गैसेस जब हम मिलाते हैं, अब जैसे कार्बन है C+O2 है, मैं इसको एग्जाम्पल को इसलिए नहीं ले रहा क्योंकि भाई देखो कार्बन तो सॉलिड स्टेट में होता है, ये गैस तो मिलने वाली, तो कम से कम गैस हो, बने वो बात अलग है। क्लियर। अब जैसे CO2 है, कार्बन मोनो है, वाटर है ना, तो अब जैसे हमारे पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, हाँ वो ले सकते हैं हम। तो ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन है, तो इन्होंने प्रैक्टिकली क्या पाया बेटा कि, है ना, 2 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट विद 1 वॉल्यूम, है ना, 2 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट विद 1 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन एंड प्रोड्यूस्ड बेटा 2 वॉल्यूम ऑफ, है ना, वाटर। आगे समझ में। तो यहाँ पर तब तो आप समझ में आया। लॉ को मैं दोबारा बता देता हूँ, ध्यान से सुनना, ठीक है, कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर और कांस्टेंट प्रेशर पर जब हम डिफरेंट डिफरेंट गैसेस को, है ना, आपस में मिक्स करते हैं, रिएक्ट कराते हैं, तो उन गैसेस जो होती हैं आपस में एक सिंपल होल नंबर रेशियो में रिएक्शन करती है, ठीक है, एक सिंपल होल नंबर रेशियो में रिएक्शन करती है। तो ये हमारे पास क्या हो जाता है इस तरीके से, ये क्लियर है। आगे पॉइंट समझ में बेटा। तो अब सिंपल होल नंबर रेशियो ऑफ द वॉल्यूम, वॉल्यूम के, जैसे नाइट्रोजन का 1 वॉल्यूम है ना, और उसका 3, है ना, हाइड्रोजन के 3 वॉल्यूम, तो गैसेस रिएक्ट विद ईच अदर, है ना, इन ए सिंपल होल नंबर रेशियो ऑफ द वॉल्यूम, ठीक है। तो इस तरीके से बेटा देखो ये हमारा गैलुसाक्स लॉ। तो भाई डिफरेंट डिफरेंट पे करके देखा, प्रैक्टिकली ये पाया नहीं, ठीक है। तो आप एक पढ़िएगा ये इसी तरीके पे बेस्ड बेटा, जो हमारा अगला लॉ है, ठीक है, वो क्या है, अगला लॉ हमारा रहता है बेटा एवोगैड्रो लॉ, ठीक है। एवोगैड्रो नंबर आप 9th क्लास में मोल वगैरह में पढ़ के आए हो, ठीक है, नहीं तो वो एवोगैड्रो नंबर तो बाद में आया,
ठीक है, पहले क्या था, एक एवोगैड्रो लॉ था। तो जैसे समय आगे बढ़ा, इसी से अपग्रेडेड होके ही बेटा क्या बन गया, हमारा एवोगैड्रो लॉ बना। कैसे बना? जैसे इन्होंने देखा बेटा हमारे पास जो नाइट्रोजन है ना का वन वॉल्यूम यूज में आ रहा है, तो इसी चीज को बेटा इन्होंने क्या करा, देखो मैं इसी को रफ करके बता देता हूँ, है ना। तो इन्होंने क्या देखा कि भाई वन वॉल्यूम है और इसके थ्री वॉल्यूम है, तो इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल कितने हैं, मान लीजिए इसमें एक्स नंबर ऑफ, है ना, एक्स नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, किसके, ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है। तब इन्होंने देखा जी इसमें कितने हैं, तो इसमें बेटा इसके थ्री टाइम्स मिले, 3x नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन, और यहाँ पे जो अमोनिया के बने वो 2x थे, है ना, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया। भाई समय आगे बढ़ा, चीजें पता चली कि भाई हाइड्रोजन गैस किससे मिलकर बनी हुई है ना, ऑक्सीजन गैस कैसे मिलकर बनी है। तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन एटम मिलके हाइड्रोजन गैस बनाते हैं, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन कंबाइन होकर क्या बनाते हैं, ऑक्सीजन। जब दोनों को मिलाते हैं तो क्या होता है, हाइड्रोजन जो मॉलिक्यूल होता है वो टूट के एक हाइड्रोजन एटम अलग दूसरा अलग, ऐसे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल टूट के क्या होता है, ऑक्सीजन अलग ऑक्सीजन, और हाइड्रो ऑक्सीजन पे दो हाइड्रोजन जुड़ जाते हैं। तो जब समय आगे बढ़ा, समय के साथ साथ साइंस में डेवलपमेंट हुआ, पता चला एटम मॉलिक्यूल के बारे में बेटा, है कि कैसे बनते हैं, कैसे जब हम दो सब्सटेंस को मिलाते हैं उनके कंपोजिशन में किस तरीके से चेंजेस आता है, ठीक है ना, कि मॉली ये तो ये सब चीजें समय के रहता ये अब तुरंत थोड़ी है। तभी तो बेटा एक लॉ के बाद दूसरा लॉ, दूसरे लॉ के बाद तीसरा लॉ, है ना, तो इनमें अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइम पर बेटा ये होते हैं। जैसे समय आगे बढ़ा, साइंस की डिस्कवरीज बढ़ी, साइंस का डेवलपमेंट हुआ, तब पता चला जो डिफरेंट डिफरेंट सब्सटेंस होते हैं, मटेरियल होते हैं, केमिकल्स होते हैं, वो एटम एटम मिलके मॉलिक्यूलर फॉर्म में होते हैं, आयनिक फॉर्म में होते हैं, कभी कभी एटम्स की फॉर्म में होते हैं। कॉपर का शीट है ना, कॉपर का वायर है, उसमें सारे सारे एटम किसके हैं, कॉपर के ही हैं बेटा। तो जो मटेरियल होते हैं या तो एटम एटम से मिलकर बने होते हैं, या एटम एटम मिलकर मॉलिक्यूल बना लेते हैं, या आयन से मिलकर बने होते हैं। समय के साथ ये बातें पता चली, ठीक है। तो इन्होंने और देखा कॉम्पोजिशन कैसी चेंज होती है, हम दो और दो से ज्यादा सब्सटेंस को मिलाते हैं। तो इन्होंने देखा कि जो नाइट्रोजन है ना, वो मान लीजिए इस तरीके से, जैसे क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्म में है। तो पहले क्या होता है, और ये हाइड्रोजन भी क्या है, इस तरीके से मॉलिक्यूलर फॉर्म में है। पहले ये अलग हो जाता है, ये नाइट्रोजन अलग है ना, ये नाइट्रोजन अलग, मैं नाइट्रोजन के बड़े ये बना देता हूँ ना, हाइड्रोजन के थोड़ा छोटे से बनाता हूँ, समझ पाओ, हाइड्रोजन के भी अलग अलग हो गए इस टाइप से बेटा। तो इन्होंने देखा एक नाइट्रोजन पे जी एक हाइड्रोजन है, तीन हाइड्रोजन आके अटैच हो गए, ठीक है ना बेटा। ऐसे ही इस पे भी ये क्या हुए, ये तीन हो गई। तब इस तरीके से देखो वो ये भी रिलेट कर गए कि भाई देखो वन टू, भाई हाइड्रोजन जो मॉलिक्यूल होता है दैट हैविंग टू एटम इन ए मॉलिक्यूल, तो एक मॉलिक्यूल यहाँ रहा, एक ये रहा और एक ये रहा, तो टोटल थ्री मॉलिक्यूल यूज में आ रहे हैं। और नाइट्रोजन का एक ही मॉलिक्यूल दो अलग अलग एटम में, तो बेटा वो एक ही मॉलिक्यूल से दो एटम मिले। तो इस तरीके से ये लॉ और ये लॉ रिलेट हो गए। हाँ जी, अच्छा, इसलिए तीन गुना वॉल्यूम यूज हुआ हाइड्रोजन का। समझ में आ गया नहीं भाई, जब एक नाइट्रोजन एटम पे तीन हाइड्रोजन आ रहे हैं, तो नाइट्रोजन से जो रेशियो है वो किसका होगा, नाइट्रोजन एटम का एक अपना वॉल्यूम होगा, हाइड्रोजन का अपना वॉल्यूम होगा। तो नाइट्रोजन से तीन गुना वॉल्यूम किसका हो गया जी, हाइड्रोजन एटम का हो गया, ठीक है ना। एटम का साइज वैसे क्या, अब आप सोचो नाइट्रोजन अलग है, हाइड्रोजन अलग है, साइज में डिफरेंस होते हैं बट बहुत माइन्यूट से होते हैं बेटा। एटम का साइज होते ही कितना है सोचो, किसी भी एटम का जो जनरल रेडियस है आप देखो क्या, 10⁻⁻11 -13 सेंटीमीटर मीटर है इनकी रेडियस। तो ये -11, सोच दो कितना छोटा साइज होता है एटम का। तो डिफरेंस होता है बहुत माइन्यूट सा, बेसिक सा, ठीक है। तो जब बेटा एटॉमिक रेडियस अप्रोक्सीमेटली सिमिलर है तो उनका साइज और वॉल्यूम भी सिमिलर सा होगा, ठीक है। तो वही सब चीजें, तो इसलिए एक नाइट्रोजन पे तीन हाइड्रोजन, एक नाइट्रोजन पे। तो अब पहले जब गैलुसाक लॉ था तो रीजन नहीं पता था, वो बस प्रैक्टिकली ऑब्जर्व किया कि जी कितना वॉल्यूम यूज में आया नाइट्रोजन का, जी हाइड्रोजन का कितना आया, जी तीन गुना आया, ठीक है नहीं। तो वो वॉल्यूम के बेसिस पे था, वो प्रैक्टिकल बेस था। अब उसका रीजन जो है वो एवोगैड्रो में आ गया बेटा, कि भाई क्यों तीन गुना वॉल्यूम यूज हुआ, ठीक है। तो साइंटिस्ट लोगों ने, याद करो, यही पढ़ाया जाता है कि रिएक्शंस कैसे होती हैं, तभी तो बेटा मास हटके वॉल्यूम हटके जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट है, मोल कॉन्सेप्ट जिसको बोलते हैं, वो मोल क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे है ना, कि कोई भी सब्सटेंस होता है वो नंबर ऑफ पार्टिकल मतलब छोटी छोटी यूनिट्स एटम से मिलकर बना होता है। तो वो एटम पे बेस्ड हो गया, पार्टिकल पे बेस्ड हो गया, तभी तो मास और वॉल्यूम धीरे धीरे कम होते हैं, ठीक है ना बेटा। तो उन्होंने क्या पाया, जैसे नाइट्रोजन है ना का जो वन वॉल्यूम में कितने मॉलिक्यूल्स हैं जी, नाइट्रोजन के एक्स है, ठीक है। तो उन्होंने देखा जी ये इसका तीन गुना वॉल्यूम है। तो उन्होंने देखा जी हाइड्रोजन के जो पार्टिकल्स हैं, जो मॉलिक्यूल्स हैं, वो भी इसके क्या है, तीन गुने हैं। अमोनिया में क्या है, वो टू वॉल्यूम बन रहा है, तो वो कितने थे, नाइट्रोजन के जो मॉलिक्यूल्स थे बेटा उसके डबल ही थे। पॉइंट है क्या समझ में? तो कहने का मतलब यहाँ से क्लियर भी हो गया कि वन वॉल्यूम में जो मॉलिक्यूल है वो थ्री वॉल्यूम में उसके तीन गुने हो गए, और टू वॉल्यूम में वो उसके टू टाइम्स है।
है ना। तो अगर यहाँ से बेटा अगर सोचो मैं एक कंक्लूजन निकालूं, अगर मैं इसका भी 1 वॉल्यूम लूं, इसका भी 1 वॉल्यूम लूं, जब 1 वॉल्यूम और 3 वॉल्यूम है तो ये पार्टिकल में मॉलिक्यूल भी 3 गुने हो रहे हैं। लेकिन अगर सोचो मेरे पास रेशियो ये है ना, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, इसका भी 1 वॉल्यूम है और इसका भी 1 वॉल्यूम है, जो H2O2 बनता है बेटा, ठीक है। तो इनमें बताओ इसमें जो एक्स मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है, तो यहां भी तो एक्स ही होंगे। फिर इसी पे बेस्ड क्या बन गया, लॉ बन गया। और वो लॉ क्या है, देखो एवोगैड्रो लॉ क्या है, और जैसे ये कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पे होता है, ऐसे ही एवोगैड्रो लॉ की भी फर्स्ट मैंडेटरी कंडीशन है बेटा, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है बेटा। इक्वल वॉल्यूम, तो ये देखो 1 वॉल्यूम, ये 1 वॉल्यूम ऑफ डिफरेंट डिफरेंट गैसेस। अब जैसे हाइड्रोजन गैस अलग है, ऑक्सीजन गैस अलग है, हैविंग द इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स। ठीक है बेटा। दोबारा बताता हूं लॉ, एवोगैड्रो लॉ क्या है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड कांस्टेंट प्रेशर, इक्वल वॉल्यूम ऑफ डिफरेंट डिफरेंट गैसेस। पहला पॉइंट अगर हम इसे टुकड़ों में समझाएं, इक्वल वॉल्यूम, दूसरा पॉइंट ऑफ डिफरेंट डिफरेंट गैसेस, और तीसरा पॉइंट हैविंग द सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो दैट इज द एवोगैड्रो लॉ। तो देखो प्रैक्टिकली वॉल्यूम पे बेस्ड आया, समय आगे बढ़ा, तो जब हमें ये पता चल गया कोई भी जो सब्सटेंस होता है वो एटम और मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है, तो जी एक से 3 वॉल्यूम हो रहा है, इसका 3 गुना वॉल्यूम है, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी 3 गुने हैं। और अगर हम इसका दोनों का 1 1 वॉल्यूम लेंगे तो फिर इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी क्या जाएंगे, इक्वल आ जाएंगे। आगे समझ में, इसलिए देखो ये इस पे बेस्ड लॉ बना। ठीक है, तो एवोगैड्रो लॉ समझ में आ गया। एट कांस्टेंट, तो दोनों लॉ बता रहा हूं। गैलुसार्ट लॉ क्या है ना, इट इज, देखो दो बातें। गैलिसॉक्स लॉ, पहली बात गैसेस को जब हम कंबाइन कराते हैं, है ना, गैसेस को, किसी लिक्विड और गैस को नहीं, सॉलिड और गैस को नहीं, गैसेस गैसेस को, पहली चीज। तो गैलुस नाम से भी है, गैलुसाक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। किसका वॉल्यूम है, गैस का। तो व्हेन वी रिएक्ट टू एंड मोर देन टू, या व्हेन वी कंबाइन टू एंड मोर देन टू गैसेस विद ईच अदर, है ना, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड कांस्टेंट प्रेशर, देन दे रिएक्ट विद ईच अदर इन ए सिंपल होल नंबर रेशियो ऑफ द वॉल्यूम। क्लियर है पॉइंट बेटा, दैट इज द गैलुसाक्स लॉ। और एवोगैड्रो लॉ क्या है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड कांस्टेंट प्रेशर, इक्वल वॉल्यूम ऑफ डिफरेंट डिफरेंट गैसेस। तो इसीलिए देखना दोनों ही लॉ, क्योंकि इस पे बेस्ड ये बना है। तो स्टार्टिंग में जो एवोगैड्रो लॉ था वो भी गैसेस के लिए था कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ डिफरेंट डिफरेंट गैसेस हैविंग द सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। इज इट क्लियर। तो इस तरीके से बेटा देखो हमारे पास ये चीजें बनी। क्लियर है पॉइंट। तो ये हमारा था एवोगैड्रो लॉ। तो इसी तरीके से आया, जैसे मान लिया आप 1 लीटर हाइड्रोजन लेते हो और 1 लीटर ही मान लीजिए आपने ऑक्सीजन लिया, तो प्रैक्टिकली साइंटिस्ट लोगों ने पाया कि दोनों में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इक्वल है। कोई सी भी गैस ले लो आप, 1 लीटर हाइड्रोजन ले लो, 1 लीटर ऑक्सीजन ले लो, मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूँ, एटम की नहीं। कहीं सोचो H2 मॉलिक्यूल में सब 2 एटम है और CO2 में तो सर C का 1 और ऑक्सीजन के 3 एटम। एटम की बात नहीं कर रहे हैं, मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं। ठीक है ना बेटा। तो आप इक्वल वॉल्यूम किसी भी गैस का ले लो, आप 1 लीटर अमोनिया ले लो, 1 लीटर CO2 ले लो, है ना, तो 1 लीटर हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, अमोनिया, कोई भी ले लो बेटा। तो इक्वल वॉल्यूम ऑफ डिफरेंट डिफरेंट गैसेस हैविंग द सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है बेटा, एवोगैड्रो लॉ। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बाद में आपके जाके चला तो बेटा अब वो इसका एक एवोगैड्रो नंबर भी बनाया गया जो आप सब लोगों को पता है ना, जिसको कैपिटल एन से एवोगैड्रो नंबर याद है आपको। ये क्या होता है, 6.022 इंटू 10⁻23। क्या एटम भी हो सकते हैं, बाद में ये धीरे धीरे बढ़ा तो गैसेस से हट के बेटा सॉलिड पे भी लगने लगा, है ना, लिक्विड्स पे भी आया। तो चाहे एटम्स हो, चाहे मॉलिक्यूल्स हो, चाहे बेटा आपके आयंस वगैरह कुछ भी हो, ठीक है, ये इन सब पे लग जाता है। तो तब जब ये, अभी तो शुरुआत में एवोगैड्रो लॉ किसके लिए बना था, ओनली फॉर द गैसेस। ठीक है, जब चीजें आगे बढ़ी कि भाई जैसे एक लिक्विड मिलाते हैं किसी गैस में, या एक सॉलिड में कोई लिक्विड मिलाते हैं, तो उनमें भी तो एटम मॉलिक्यूल होते हैं, तो क्या किस हिसाब से करते हैं, तब ये एवोगैड्रो लॉ सब पे के लिए हो गया। लेकिन स्टार्टिंग में ओनली फॉर द, अभी भी आपके पास आए तो एवोगैड्रो लॉ में आपको मेंशन करना होगा, है ना, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड कांस्टेंट प्रेशर, इक्वल वॉल्यूम ऑफ डिफरेंट डिफरेंट गैसेस, ठीक है, हैविंग द सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है पॉइंट बेटा। तो इस तरीके से, तो बाद में वो आया कि आप किसी भी चीज के 1 मोल ले लो, ठीक है ना, फिर 1 मोल का एक रिलेशन भी डेवलप हुआ मास के साथ, क्योंकि पार्टिकल इतने छोटे होते हैं हमें आंख से दिखते नहीं है नॉर्मली, तो हम कैसे काउंट करेंगे इतने, है ना। तो कोई भी, मैं अब जैसे हम हमसे कहो इतने एटम आयरन के ले लो, क्या मैं ले सकता हूँ, आयरन का एटम ही नहीं दिखता, तो इतने काउंट कैसे करूंगा, है ना। तो फिर एटम का रिलेशन किससे बनाया गया बेटा, मास से और वॉल्यूम से, कि जी इतना मास ले लो, इतने मास में अपने आप ही इतने एटम आ जाएंगे, या इतना वॉल्यूम ले लो तो वॉल्यूम तो है ही आपका,
है ना। तो आप पढ़ के भी आए हो 22.4 लीटर आप किसी भी गैस के ले लीजिए, है ना, उसमें हमेशा क्या मिलेंगे 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है बेटा, है ना, क्लियर। तो इस तरीके से देखो ये एवोगैड्रो लॉ है, क्लियर। चलो हाँ जी बताओ बेटा बच्चों आप लोग कि हाँ ये गैलुसाक लॉ में और एवोगैड्रो लॉ में किसी भी बच्चे को कुछ पूछना हो तो। हाँ जी बच्चों, एनी ऑफ यू हैविंग एनी डाउट। हाँ जी खुशी बेटा कुछ पूछना है दोनों लॉ में। अच्छा अच्छा चलो ठीक है। तो देव समझ में आया बेटा? देव, देव आवाज आ रही है बेटा? चलो तो अब देखो बेटा हमारे पास एक जो थर्ड लॉ है, मतलब एक लॉ और भी है ना, रेसिप्रोकल लॉ बोलते हैं उसको, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ मास करके ही है। तो बेसिकली एनसीईआरटी में रेसिप्रोकल वाला लॉ नहीं है, इसीलिए मैंने उसको सबसे लास्ट में लिया। ठीक है। तो हमारे उसमें क्या है बेटा, लेकिन आपकी जो भी प्राइवेट पब्लिकेशन की बुक आप देखोगे, चाहे वो प्रदीप हो, दिनेश हो, जीआरपी हो, सब में रेसिप्रोकल लॉ ऑफ मिलता है बेटा। तो इसीलिए सबसे लास्ट में उसको भी पढ़ा देता हूँ हमारा, है ना, कि 1% भाई आप में कोई ना कोई कंपटीशन वगैरह तो देने बैठते ही है। ठीक है ना बेटा। तो क्या होता है हमारे सवाल आपने जैसे 9th में भी देखे होंगे, एग्जाम्पल्स आते हैं और वो एग्जाम्पल दे देगा कि इतने ग्राम में ये मिक्स किया गया, ये बना, ये हुआ। ठीक है, और पूछता है इनमें से कौन सा लॉ लगता है। ठीक है ना, पूरा न्यूमेरिकल में क्या दे देते हैं वो एग्जाम्पल से देते हैं, और एग्जाम्पल देने के बाद पूछते हैं ये किस लॉ को फॉलो कर रहा है। ठीक है ना बेटा। तो इस तरीके से हमारे सवाल आ जाते हैं। तो हमारे पास क्या है, एक लॉ ऑफ रेसिप्रोकल बाय मास भी है ना, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ, है ना, रेसिप्रोकल, है ना, प्रोपोर्शन। ठीक है बेटा। तो ये हमारे पास अब ये क्या होता है बेटा, तो देखो इसका एक ये थोड़ा सा और उन लॉ से थोड़ा सा डिफरेंट है। तो आप थोड़ा बेटा ध्यान से इसको जरा देखना। इसमें देखो बेटा क्या होता है, हम 3 एटम्स लेते हैं, मतलब 3 एलिमेंट्स लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमने हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन लिया, क्लियर। और है ना, इनको तीनों के बीच में रिलेशन ले बनाते हैं। भाई देखो हम जानते हैं कार्बन और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर एक कॉमन सा कंपाउंड क्या बनता है बेटा, वाटर बनता है। ठीक है। कार्बन और ऑक्सीजन का जो कॉमन कंपाउंड में आता है वो CO2 होता है। ऐसे तो बहुत सारे होता है, ऐसे ही कार्बन हाइड्रोजन का एक कॉमन सा कंपाउंड मीथेन होता है, इथेन, मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, बहुत सारे होता है। बट हमने जो बेसिक कंपाउंड है वो बनाया है ना। और ये थोड़ा इसीलिए एनसीईआरटी वगैरह में नहीं दे रखा क्योंकि ये भी हर जगह नहीं लगता। ठीक है ना। तो इसीलिए फिर ये, लेकिन ये कुछ कुछ जगह तो लगता है, कंपटीशन में भी और कहीं पे भी, वहां उन्हीं पे पूछ लिया केवल। ठीक है। तो अब देखो हमारे पास क्या है, अब हमें ये देखना है, ठीक है नहीं बेटा, कि भाई हमने 3 एलिमेंट्स लिए हाइड्रोजन, और मतलब एक एलिमेंट ऐसा लिया जो मतलब बेसिकली हमें कोई दो भी है, रेशियो तो रेसिप्रोकल मान लो हमें इस और इसमें देखना है, लेकिन हमें इन दोनों के साथ में एक ऐसा लिया जो एक तीसरा जो दोनों से कंपाउंड बनाता हो। रेसिप्रोकल लॉ में क्या होता है, जैसे कोई जैसे रेसिप्रोकल होता है ना, कैसे कहते हैं कि भाई ये एक्स जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या इनवर्सली प्रोपोर्शनल है या उसके रेसिप्रोकल है। तो आप कभी भी जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या इनवर्सली प्रोपोर्शनल देखते हो या रेसिप्रोकल देखते हो तो दो चीजों में तो देखते हो, ए बी का क्या है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, या ए और बी एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। ठीक है बेटा। तो यहाँ तीसरे का क्या काम आ गया फिर। ठीक है। तो यहाँ की इन्होंने यही कंडी, मतलब इन दोनों का रेशियो देखना है, ये दोनों एक दूसरे के बाई मास रेसिप्रोकल है या नहीं, या ये दोनों है, ये दोनों, तो कोई से भी दो देखने हैं। तो उसके रेस्पेक्ट में हमने एक एलिमेंट ऐसा लिया जो इससे भी कंपाउंड बनाता हो और इससे भी कंपाउंड बनाता हो, मतलब रेसिप्रोकल तो हम इसका देखेंगे, लेकिन हमने साथ में एक ऐसा लिया जो दोनों से बनाता है। जैसे हमने हाइड्रोजन ले लिया फॉर एग्जाम्पल, तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलकर वाटर बनाता है, हाइड्रोजन कार्बन से मिलकर मीथेन बनाता है, इन दोनों का कंपाउंड क्या होता है, CO2। अब इसमें आप रेशियो देखो बेटा, अगर मैं इधर की बात करता हूँ ना, यहाँ पे हाइड्रोजन बाई मास कितना यूज में आएगा, 2। ठीक है बेटा। और ऑक्सीजन कितना यूज में आता है, 16। ये आता है नहीं देखो, अगर हम H2O की बात करें तो H2O, इसीलिए मैं इस साइड लिखा मास इनका, कि भाई H2O में हाइड्रोजन जो यूज आ रहे हैं 2 एटम्स हैं, उनके मास कितना है, 2, और ऑक्सीजन का कितना है, 16। अगर यही काम बेटा मैं यहाँ करूं तो कार्बन का यहाँ 1 है, कार्बन का 12 है, और ऑक्सीजन 32 एटम है, 2 एटम का क्या हो गया, 32 हो गया।
ठीक है बेटा। तो CO2 में ऑक्सीजन 32 है, वाटर में ऑक्सीजन 16 है, ठीक है। CO2 में कार्बन 12 है। अब हम इसकी बात करें तो देखो कार्बन यहाँ भी 12 है बेटा, है ना, और हाइड्रोजन कितना है 4, ठीक है। आपने देखा बेटा, तो आपने देखा इसका मास, जैसे यहाँ 1632 हो रहा है या 24 हो रहा है, लेकिन कार्बन का मास यहाँ क्या है, दोनों के, कार्बन चाहे हाइड्रोजन से मिले चाहे कार्बन ऑक्सीजन से मिले, दोनों जगह एक कांस्टेंट मास यूज कर रही है 12। देखो कार्बन ने हाइड्रोजन से मिलकर मीथेन बनाया, इन दोनों मास 12 यूज में है। कार्बन ने CO ऑक्सीजन के साथ मिलकर CO2 बनाया, यहाँ भी बेटा 12 मास यूज में है। तो एक मास कांस्टेंट हो गया जो दोनों के साथ है। तो अब इनके मास देखो क्या है बेटा, रेसिप्रोकल कैसे हुए। अब आप देखो बेटा, यहाँ 2 और 4 एक दूसरे के क्या है, जैसे मैं 4 को बोलूं 4 और 2 क्या इक्वल है एक दूसरे के, नहीं है ना। हाँ, क्या हो सकता है कि मैं दो तरीके से बना सकता हूं कंडीशन बेटा, है ना, कि मैं एक तो ये बना सकता हूं कि 4 और मुझे 2 इक्वल करने हैं, तो मैं 4 को 2 से डिवाइड कर दूं, वो है ना, तो हमारे क्या हो जाएगा, ये किसके इक्वल हो जाएगा, 2 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। और या एक दूसरी कंडीशन क्या है, मैं 4 को ऐसे ही रहने दूं और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं। तो अगर मुझे इन दोनों को इक्वल करना है, अभी तो इक्वल नहीं है ना, जैसे ये दोनों बराबर यूज में है, इसके साथ 4 मास यूज में आ रहा है और ऑक्सीजन के साथ 2 यूज में आ रहा है, तो ये 2 और 4 एक दूसरे के क्या है ना, हमें अगर ये देखना है जो रेशो है एक्चुअली, है ना। तो देखो 4 को मुझे अगर इन दोनों को इक्वल करना है तो मैं क्या करूंगा, 4 को या तो 1/2 से डिवाइड करूं, तो वो क्या बन जाएगा 2 = 2। या दूसरी कंडीशन क्या है, मैं 4 को वैसे रहने देता हूं, मैंने 2 को 2 से मल्टीप्लाई, तो ये 2 इधर क्या करा हमने, देखो 1/2, और इधर से क्या करा हमने 2। तो इनको इक्वल करने के लिए जो हम फैक्टर्स लगा रहे हैं वो देख रहे हो, 2 और 1/2 एक दूसरे के क्या हो गए, रेसिप्रोकल हो गए, ठीक है। ऐसी सेम कंडीशन देखो अगर ऑक्सीजन के साथ देखो, तो एक तरफ तो वो इसके साथ जब यूज हो रहा है ऑक्सीजन तो 16 मास यूज कर रहा है, और इसके साथ जो यूज हो रहा है कार्बन के साथ वो 32 कर रहा है। तो कैसे होगा, अब 16 को या तो मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 32 बन गया, एक कंडीशन तो ये होगी। या दूसरी कंडीशन क्या है कि बेटा मैं 32 को 1/2 से डिवाइड कर दूं, ठीक है ना बेटा, तो भी क्या आ जाएगा, वो 16 आ जाएगा। तो या तो आपने 16 को 2 से मल्टीप्लाई किया, या 32 को क्या करा 1/2 से मल्टीप्लाई, मतलब 32 को 2 से डिवाइड किया, तो ये 2 और 1/2 एक दूसरे के क्या होंगे, तो इसका मतलब ये दोनों वैल्यू एक दूसरे के इक्वल तो है नहीं। आप कह सकते हैं ये 16 32 की आधी है, या कह सकते हो 32 16 का डबल है। पॉइंट, जैसे मैथमेटिक्स में नहीं होता था कि x की वैल्यू y के 10 गुना ज्यादा है, या 2 यूनिट एक्स्ट्रा है, याद आ गया, 2 टाइम्स है या 1/2 है, ये मैथमेटिक्स में बहुत सवाल आते थे ऐसे। तब हम उनको जैसे बोला वो x की वैल्यू डबल है, तो हम क्या करते थे, y को डबल कर देते या x को हाफ कर देते थे बराबर करने के लिए। आगे समझ में, मैथमेटिक्स में ऐसे सवाल 9 10 में आपने फैक्टराइजेशन या कहीं पे देखे होंगे, मैंने भी करे हैं, आप भी समझ गए होंगे, ठीक है। तो 16 और 32 क्या है, तो 16 है ना, 32 का क्या है, हाफ है, या हम कह सकते हैं कि 32 16 का क्या है, डबल है। तो ये हाफ और डबल एक दूसरे के क्या हो गए, रेसिप्रोकल हो गए। आगे पॉइंट समझ में, ऐसे यहाँ 4 क्या है 2 का डबल है, या 2 क्या है 4 का हाफ है। तो इन्हें बराबर करने के लिए जो फैक्टर है वो फैक्टर क्या है 2 1/2, तो ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल हुए कि नहीं हुए। आगे समझ में, तो इस तरीके से बेटा देखो एक ये लॉ है, आप अपना पढ़ के देखना, है ना। तो ये थोड़ा सा आप पढ़ोगे तभी ये चीजें आएंगी आपको, क्लियर है पॉइंट। सो ये लॉ देखो एनसीईआरटी में नहीं दे रखा है, इसलिए मैं जनरली कराता नहीं हूँ, है ना, बट मैंने सोचा अभी आप घर पे पढ़ रहे हो तो बच्चों पे डिफरेंट डिफरेंट बुक्स होंगी, ठीक है, तो आप डिफरेंट डिफरेंट बुक से पढ़ोगे तो फिर आपको क्या होगा कि भाई किसी ना किसी को डाउट आएगा, सर ने पढ़ाया नहीं, इसलिए मैंने ये भी पढ़ा दिया, ठीक है ना। लेकिन ये एनसीईआरटी में दे नहीं रखा है, ठीक है बेटा। चलो, तो इस तरीके से देखो हमारी ये चीज, तो आप में से अब तीनों बच्चों, ये लास्ट वाला 2 लो में तो किसी बच्चे ने कुछ पूछा नहीं था, इसमें कुछ पूछना हो तो मुझे बताओ डाउट बेटा, किसी भी बच्चे को। और देखो वो शुरुआत में चीज ऐसी थी ना, एक एलिमेंट हम ऐसा लेते हैं जिसका मास दोनों के लिए कांस्टेंट यूज है, कार्बन इसके साथ भी अपना 12 मास यूज कर रहा है, कार्बन इसके साथ भी 12 यूज कर रहा है। तो मैंने आपसे कहा ना कि, और फिर हमने रेसिप्रोकल लॉ इन दोनों पर लगाएगा, आगे पॉइंट, क्योंकि देखो वो लग भी रहा है कि भाई कार्बन का मास इसके साथ तो बराबर है। एक ऐसा मैंने बोला ना कि दो एलिमेंट जिनमें हमें रेसिप्रोकल चेक करना है, तो उसके रेस्पेक्ट में हम एक एलिमेंट ऐसा लेते हैं जो इन दोनों के साथ, है ना, कांस्टेंट मास यूज करे, क्लियर, कॉमन मास यूज करे। तो देखो वो इसके साथ दोनों के साथ कॉमन मास यूज कर रहा है, क्लियर है पॉइंट।
तो इनका मास जो आपस में है कि हाइड्रोजन जो इसके साथ करे, हाइड्रोजन जो इसके साथ करे, वो एक दूसरे का क्या मिलेगा, रेसिप्रोकल 3 टाइम्स मिलेगा, तो दूसरा क्या मिलेगा, 1/3। जैसे मान लो मिल जाता है 2 और 6 मिल जाता, तो 2 और 6 एक दूसरे के क्या है भाई, मैं कह सकता हूँ 6 2 का 3 टाइम्स है, या कह सकता हूँ 6 जो है वो 2 का 3 टाइम्स है, या कह सकता हूँ 2 6 का क्या है जी, 1/3 है। समझ में आया नहीं? तो इस तरीके से तो आपका दोनों एलिमेंट का जो रेशियो आपस में आप देखोगे, ये एक रेसिप्रोकल तरीके में मिलेगा, वे में मिलेगा। ठीक है बेटा? हाँ जी बताओ, इस लॉ में अगर किसी बच्चे को कुछ पूछना हो तो। हाँ जी बच्चों बताओ, रितिका कुछ पूछना है? रितिका, आवाज आ रही है बेटे मेरी? हाँ जी आदित्य, हाँ पूछना है रेसिप्रोकल में या इन दोनों तीनों लॉ में? तो ठीक है बेटा, तो देखो अब हमारे पास टोटल जो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस में टोटल लॉ कितने हो गए, 6। ठीक है, 3 लॉ वो है जो आप 9th में पढ़ के आए हो, है ना, और ये 3 लॉ आप 9th में नहीं पढ़े होते। एवोगैड्रो लॉ के बारे में थोड़ा बहुत पढ़े होते हो, एक्चुअली आप एवोगैड्रो लॉ के बारे में नहीं पढ़े हो 9th में, आप एवोगैड्रो नंबर के बारे में पढ़े हो। आप ये पढ़ के आए हो कोई भी चाहे सॉलिड सब्सटेंस हो, लिक्विड हो या गैस हो, है ना, उनके 6.0 किसी के भी चीज के आप 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स या मॉलिक्यूल्स या आइंस ले लो, है ना, वो एवोगैड्रो नंबर कहलाता है। ऐसा क्या आप ये पढ़ के आए हो? आप ये थोड़ी पढ़े हो, जहां तक मुझे ध्यान है 9th क्लास में, कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ डिफरेंट डिफरेंट गैसेस हैविंग द सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है ना, तो ये लॉ शायद नहीं रहता है, एवोगैड्रो नंबर के बारे में, मोल कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ाया गया है। मोल कॉन्सेप्ट आपके 9th में है। ठीक है ना, तो मोल कॉन्सेप्ट अलग चीज है, एक एवोगैड्रो नंबर अलग चीज है। ठीक है ना बेटा? वो सॉरी, एवोगैड्रो नंबर और मोल कॉन्सेप्ट तो एक दूसरे से रिलेट है, एवोगैड्रो लॉ अलग चीज। ठीक है ना? चलो, आज थोड़ा बेटा मेरी भी तबीयत थोड़ी सी गड़बड़ हो रही है आज, थोड़ा इतने ही लेंगे वैसे, टाइम में अभी 2 5 मिनट बचे हैं वैसे आपके। ठीक है ना, तो अभी मेरी तरफ से तो इतनी ही चीज है, बाकी आप बता दो, आपको कल में आज वाले में कुछ पूछना हो तो बताओ। पुरानी आपकी प्रॉब्लम्स जो है बेटा, वो अभी थोड़ा मैं कल देख नहीं पाया, कोई कल से मेरी भी तबीयत थोड़ी सी गड़बड़ हो रही है। ठीक है ना, तो वो थोड़ा रेस्ट ज्यादा करनी, दवाई लेके मैं भी सो जाता हूँ थोड़ा। तो वो आपका जो एक जीरो वाली प्रॉब्लम है, हाँ वो बता देता हूँ थोड़ा, वो क्या था वो, हाइपर फाइन, हाँ वो बता देता हूँ, एक जीरो वाली और एक वो 14 वाली है ना, ये दो तो अभी मैं देख नहीं पाया। चलो, लेकिन बचे हुए टाइम में आपको हाइपर फाइन बता देता हूँ क्या है। एक्चुअली देखो बेटा, आप स्ट्रक्चर ऑफ एटम में आपके स्पेक्ट्रम आएगा, एक टॉपिक आएगा स्पेक्ट्रम। ठीक है, तो उसमें आएगा, अब स्पेक्ट्रम क्या होता है ये आप वैसे थोड़ा बहुत पढ़ के आए हो फिजिक्स में। जैसे आप प्रिज्म पे लाइट डालते हो ना, व्हाइट लाइट डालते हो, तो जैसे क्या होता है, जैसे सही समझ लो आपने इधर से लाइट डाली, तो क्या होता है जब लाइट बाहर इमिट होती है, तो वो 7 कलर में स्प्लिट कर जाती है। ठीक है ना, तो लाइट का 7 कलर्स में स्प्लिट हो जाना, ठीक है, वो हमारा क्या कहलाता है बेटा, स्पेक्ट्रम फॉर्मेशन कहलाता है। लेकिन अब ऐसा होता क्यों है बेटा? तो रीजन ये होता है, जैसे आप व्हाइट लाइट में 7 कलर्स होते हैं ना, वेव प्योर जो होता है, तो कलर्स की वेवलेंथ अलग होती है, और वेवलेंथ से हमें, आप सेकंड चैप्टर में पढ़ोगे, जैसे रेड कलर की वेवलेंथ अलग है और वायलेट कलर की वेवलेंथ अलग है, दोनों की एनर्जी भी अलग होती है, और वेवलेंथ और एनर्जी एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। ये आप बेटा अपना जो सेकंड चैप्टर है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, वहां एक रिलेशन आएगा, वहां पढ़ोगे। तो मतलब कहने का, जिस कलर की वेवलेंथ ज्यादा उसकी एनर्जी कम, और जिसकी वेवलेंथ कम उसकी एनर्जी ज्यादा। तो वो जो 7 कलर्स होते हैं उनकी सबकी वेवलेंथ अलग अलग होती है, तो सबकी एनर्जी भी अलग अलग होती है। तो जैसे आपने प्रिंस पे डाला बेटा, पहले एयर में ट्रेवल कर रही थी, अब कांच में आई, मीडियम बदला, तो एनर्जी में एक्सचेंज होता है, कुछ चेंजेस आता है भाई। देखो एयर के में एनर्जी अलग है और कांच की अलग है, और जो लाइट है उसकी एनर्जी अलग है। तो जब जैसे आप पढ़ के आए हो ना, लाइट की रे एक रेयर मीडियम से डेंस मीडियम में जब वो करती है, तो वो नॉर्मल की तरफ है, नॉर्मल से दूर, याद है आपको? ये आपके फिजिक्स में आप पढ़ के आए हो। तो सोचो, जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट रे ट्रेवल करती है, तो उसका जो पाथ ऑफ प्रोपोगेशन है उसमें चेंजेस आते हैं, है ना। तो सेम इसी तरीके से क्या होता है, इनकी एनर्जी में चेंजेस आने की वजह से वो कलर भी अलग अलग हो जाते हैं, इसको बोलते हैं स्प्लिटिंग ऑफ द लाइट या स्पेक्ट्रम फॉर्मेशन। तो ये बेसिकली एनर्जी के वेरिएशन पे बेस्ड होते हैं। तो वहां भी आप क्या पढ़ोगे, देखो आप सेकंड चैप्टर में या जिस बुक हो तो आप देखना, आपको वहां पे एक इमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एक टॉपिक होगा, वहां देखना इस तरीके से एक आपको लाइन डायग्राम मिलेगा। कभी लाइन के बीच में गैप ज्यादा होगा, कहीं पास पास आ जाएंगी, फिर थोड़ा अच्छा सा गैप आएगा, फिर थोड़ा सा गैप कम कम होता है, धीरे धीरे पास होता है।
तो इनको फाइन लाइन डायग्राम बोलते हैं बेटा, फाइन लाइन डायग्राम। लाइन बेसिकली एनर्जी के चेंज को ही शो करता है बेटा। तो वो जो था सेकंड टाइम का जो निकाला गया, वो भी यही चीज था। आप उसको डेप्थ में पढ़ के देखिए, नेट पे डाल दीजिएगा, है ना। तो वो यही चीज है जो आपके पास था ना, हाइपर फाइन, है ना। तो वो हाइपर फाइन चीज यही होती है। तो वो हाइपर क्या होता है, बदलाव, चेंज आ जाना, और चेंज में क्या, ज्यादा एकदम अचानक, ज्यादा कम, कम से ज्यादा हो जाना, ज्यादा से कम हो जाना। तो ये जो वेरिएशन होता है, तो ये लाइन जो होती है बेटा, वो स्प्लिट कर जाती है, ठीक है ना। तो आप उसमें पढ़ना, आपने जो मुझे भेजा था, है ना, मैं अभी हिंट दे रहा हूँ, एक बार समझ में आ जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर मैं आपको कल दोबारा कर दूंगा, ठीक है। नहीं तो वो टाइम जो सेकंड है, जो टाइम है, जो वेरिएशन निकाला गया, तो जो टाइम क्या होता है, टाइम एक साइकिल ही तो होती है बेसिकली, है ना। एक जैसे कोई चीज स्टार्ट हुआ, घूम के अपने पास आना, है ना, समय, तो वो समय जो बना, तो वो हाइपर फाइन लाइन जो थी बेटा, जो एक एनर्जी थी, एक एनर्जी से दूसरी एनर्जी का वेरिएशन आया, चेंज आया, ठीक है। तो एनर्जी का जो चेंज होता है, उसका कितनेवा पार्ट, वो उसमें लिख रहा होगा 9, वो जो आपने मुझे भेजा था, एक बड़ा सा नंबर है, ठीक है। तो एक लाइन और दूसरी लाइन, मतलब एक एनर्जी और दूसरी एनर्जी, मतलब एक एनर्जी से जो बदलाव होकर दूसरी एनर्जी आई, तो जो हाइपरफाइन का जो ग्राउंड लेवल होता है, और एक इसको बेटा आप जो हम पढ़ाएंगे आपको सेकंड चैप्टर में, तो जो जब लो एनर्जी का जो लेवल होता है उसको ग्राउंड स्टेट बोलते हैं, और जो हाई एनर्जी वाला होता है उसको एक्साइटेड स्टेट बोलते हैं, है ना। तो इनके बीच में लाइंस बनती है बेटा, है ना। तो ये जो वेरिएशन होता है ना, ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट में एनर्जी का जो वेरिएशन होता है, इसकी वजह से स्पेक्ट्रम लाइंस बनती है बेटा। तो जो वेरिएशन आया, उसका इतनेवा पार्ट जो होता है, उसको यूनिट बनाया गया टाइम का, है ना। ये एनर्जी के वेरिएशन पे बेस्ड होकर बनाया गया था। तो एक बार आप उस संज्ञा को दोबारा पढ़ के देखना, नहीं तो मैं कल दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है ना। आज अभी थोड़ा मेरे, है ना, सर में पे हेडेक वगैरह बहुत हो रहा है थोड़ा, वो तो बस मैं बोल गया, है ना। ठीक है बेटा, तो इसको भी दोबारा आप एक बार पढ़ना, हाइपरफाइन को थोड़ा रिलेट करना, नहीं तो कल अच्छे से दोबारा कर देंगे। हाँ, क्योंकि हमारे जो ये टॉपिक था लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस, तो लॉ तो हमारे सारे हो गए पूरे, ठीक है ना बेटा। फिर अब वही आएंगे, अब अगला जो टॉपिक है हमारा 7th सेक्शन आएगा, 6 सेक्शन पूरा हो गया। अब आएगा एटॉमिक थ्योरी, जो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी वगैरह है, ये चीजें चालू होंगी। तो उस सेक्शन को पढ़ाने से पहले कल वो आपके पहले तीनों प्रॉब्लम ले लेंगे, ठीक है बेटा, ठीक है। तो आप बेटा जिसको कोई प्रॉब्लम ना हो वो क्विट करता जाए, बाकी किसी को कुछ पूछना हो तो वो मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है बेटा, जिसको कोई प्रॉब्लम नहीं है वो क्विट कर दे। हाँ जी वंदना, कुछ पूछना चाह रहे हो? ओके चलो, अच्छी बात है फिर तो क्विट कर दो फिर, ठीक है बेटा। हाँ बोलो बेटा। हाँ बेटा बताया था। दो बताए थे उसमें, H2 प्लस O2 को मिला के H2O भी बनाया था, H2 प्लस O2 को मिला के H2O2 भी बनाया था, दो बनाए थे। हम्म हम्म हाँ, तो वही वाली बात है ना बेटा, उन्होंने मिनिमम रेशियो कर दिया ना। जैसे हमने क्या लिया था, 2H2 प्लस O2, ठीक है। तो वहां पे 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन और 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन आ रहा है, इसका जब मिनिमम रेशियो निकालोगे, तो 4 और 32 में कॉमन जो मिनिमम रेशियो निकाल के लिखना पड़ता है। तो मैंने मैंने कल ये बताया तो आपको, कि मैंने कहा हम देखो पहले 4 लेते हैं जिन जनरल, देखो जो रिएक्शन के अकॉर्डिंग क्या बनेगा, 2H2 प्लस O2 है, 2H2 का मास कितना आया, 4 आया, और 1O2 का मास कितना है, 32। तो 4 और 32 इसको मिनिमम रेशियो निकालोगे तो क्या बनेगा, 1:8 बनेगा, ठीक है ना। अब उन्होंने क्या करा है, वो बीच वाली चीज बता दी। जैसे यहाँ पे हमारे पास 2H2 है और O2 है बेटा, हमने 4 और क्या करा, 632 किया। अब उन्होंने क्या करा, पहले ये जो दो और मॉलिक्यूल है ना, इसको इन्होंने एक मॉलिक्यूल को लिया, जैसे हाइड्रोजन। मैं वही तो कह रहा हूँ, वो चीज जो H2O वाली चीज होती है, जैसे इस तरीके से उन्होंने इसी तरीके से बताया कि इसमें हाइड्रोजन कितना है जी, 2 एटम तो 2 ग्राम हो गया,
जी एक एटम है तो 16:2:16 का रेशो हो गया, फिर इसको मिनिमम कर दिया होगा 1:8 कर दिया होगा, ठीक है ना। है प्रीति, यही हो रहा होगा। तो वो उसने देखो वही चीज करी ना, जैसे H2 + O2 मिलके क्या बनाया, H2O2, ठीक है ना। अब यहाँ पर जो एक मॉलिक्यूल है उसका 2 ग्राम हो गया, है ना। या वो एक्चुअली वो जो बुक्स में मैं आपको रहा हूँ वो केवल इसको फोकस होते हैं, वो इस वाली चीज को लेते ही नहीं है। वो देखो अब ये लेते हैं जैसे H2O2 है, ठीक है, तो H2O2 में 2 हाइड्रोजन का मास कितना है जी, 2 ग्राम, ठीक है ना बेटा। और 2 ऑक्सीजन का कितना हो गया, 32 ग्राम। तो उसने केवल ये शो करा होगा 2 और 32 ग्राम, है बेटा। हाँ तो मैं बता तो रहा हूँ, बुक्स ये शो करती हैं। अब आप ये बताओ, ये तो केवल आंसर में रिलेट करना हो गया। ये भाई H2O2 जो है, H2O2 में हाइड्रोजन कितना है जी, 2 है, और ऑक्सीजन कितना है जी, 32 है। यहाँ जी वाटर में क्या है जी, हाइड्रोजन कितना है, 2, और ऑक्सीजन कितना है जी, 16। ये तो आप केवल रिजल्ट में बता रहे हो, लेकिन आपने कॉम्बिनेशन करके कहाँ दिखाया। ये तो कॉम्बिनेशन करने के बाद बना ना। और हमारे वो क्या कहते हैं, लॉ क्या कहते हैं, याद करो, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। केमिकल कॉम्बिनेशन में चेंजेस कैसे आया, उस पर बेस्ड लॉ है। पॉइंट मेरा समझ रहे हो। तो मैंने बता रहा हूं, मैंने भी अभी वो पढ़ा था। तुम इसकी बात कर रहे हो, मैं वो वाली बात कर रहा था, मल्टीपल रेशो में प्रदीप की बुक में वो दे रखा है, N2O, N2O3, N2O4, N2O5। उसने पूरी टेबल बना रखी है, उसने केवल इसी तरीके से केवल नाइट्रोजन का और ऑक्सीजन के मास का कंपैरिजन करा है, जैसे एनसीईआरटी में ये वाला करा हुआ है, ठीक है ना। लेकिन हमें तो पूरा यहां से यहां दिखाओ ना, कि शुरू में भाई इतना लिया था, इतना लिया तो इतना बना, इतना लिया, इतना लिया तो इतना बना, तो रेशियो तो बराबर ही आ जाएगा निकल के, आंसर तो सेम ही आएगा, ठीक है ना बेटा। लेकिन वो केवल इस पे बेस्ड है, फाइनल आंसर पे बेस्ड है, इस पे केवल, ठीक है ना। हो, ठीक है जतिन बेटा, अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो फिट कर दो। ठीक है जतिन बेटा, जतिन और देव फिट करो बेटा। हाँ कुछ, हाँ पूछो पूछो पूछो, पूछो बेटा। एटम और मॉलिक्यूल का, देखो जो सिंगल यूनिट होती है, हाँ तो जो बेटा देखो, जो सिंगल यूनिट होती है कोई सी भी, जो ऐसे कोई एलिमेंट है, ठीक है ना बेटा, और वो उसकी जो छोटी से छोटी यूनिट होती है, एक सिंगल अकेली, चाहे आप इसको ले लो, चाहे आप इसको ले लो, चाहे इसको ले लो, इसको ले लो, किसी की हो, तो किसी भी एलिमेंट की जो छोटी से छोटी यूनिट होती है, पार्टिकल होता है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल, दैट इज कॉल्ड एटम, ठीक है। और जब ये एक एटम और इसी का दूसरा एटम या किसी और का, मान लीजिए या तो इसने आपस में, या एक एटम इसका ले लो जी और एक एटम बेटा इसका ले लो, एक एटम मान लो आपने इसका लिया और एक एटम इसका लिया, और ये दोनों आपस में बेटा शेयरिंग करके इलेक्ट्रॉनों की, या लॉस गेन करके, ये आपस में जुड़ गए, जैसे H+H था और ये दोनों मिलकर H2 बना लिया, तो एक इलेक्ट्रॉन इसका आया, एक इलेक्ट्रॉन बेटा इसका आया, इन्होंने आपस में शेयरिंग करके जुड़ गए आपस में। यहाँ आपस में ये शेयरिंग करके जुड़े हुए नहीं है, ये बस इनकी सरफेस सरफेस एक दूसरे के वीक वंडरवॉल फोर्स होता है, उससे अटैच होती है बेटा। यहाँ इन एटम्स के बीच में कोई ना इलेक्ट्रॉनों का लॉस गेन है ना शेयर है। तो जब एटम्स विदाउट एनी लॉस गेन और शेयर एक दूसरे से वंडरवॉल फोर्स से जुड़े होते हैं, तो वो एलिमेंट होते हैं। और जब एटम एटम के बीच में इलेक्ट्रॉनों का लॉस गेन हो या शेयरिंग हो और उससे जुड़े आपस में कंबाइन करें, तो वो मॉलिक्यूल कहलाता है। और जब अलग अलग हो तो वो एटम कहलाता है। और सेम भी मिल सकते हैं आपस में, अलग अलग भी मिल सकते हैं, समझ में आया ना बेटा, दोनों मिल सकते हैं। तो मॉलिक्यूल में क्या होता है, सेम एलिमेंट के एटम या अलग अलग एलिमेंट के एटम आपस में इलेक्ट्रॉन को लॉस गेन करके या शेयर करके जुड़े, ठीक है ना बेटा, तो वो हमारा कहला जाता है। और एलिमेंट में ये चीज हमारी नहीं होती, ठीक है, एलिमेंट में उनमें कोई लॉस गेन शेयर नहीं होता, ठीक है। ठीक है दिन, चलो देव बेटा क्विट करो। देव तुम, मुझे तो लग रहा है तुम ऑन करके चले गए, पूरे टाइम पे मैंने जितनी बार बोला तुमने मुझे मेरी बात का जवाब तो दिया नहीं। हाँ जी देव।